अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु अस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। आपके सामने एक नए वीडियो लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए, सुबह बखैर, आदाब, जी आयानू। तो हम आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। और आज जनवरी की 19 तारीख है, 2026 है और आज पीर का दिन है। तो दोस्तों, पीर के दिन ये मेरा आपसे पहला इंट्रोडक्शन है। आइए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, गज़ा में एक नई टेक्नोक्रेट्स हुकूमत कायम होने जा रही है। उस टेक्नोक्रेट्स हुकूमत का किसी भी एलिमेंट से ताल्लुक़ नहीं होगा जैसे हमास वगैरह, बल्कि ये टेक्नोक्रेट्स कम्युनिटी आज़ाद होगी और ये गज़ा यानी फ़लस्तीन के इंतज़ाम चलाएगी, यानी फ़लस्तीन की हुक्मरान होगी टेक्नोक्रेट्स कमेटी। और ये टेक्नोक्रेट्स कम्युनिटी में फ़लस्तीनी ही होंगे। ये शर्त है पूरी कि इस टेक्नोक्रेट्स कम्युनिटी में फ़लस्तीनी ही होंगे। और जाहिर सी बात है, फ़लस्तीनी तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान ने भी कहा कि फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीनी ही चलाएंगे, यानी फ़लस्तीनी इतने ये वो नहीं है, इतने ये इतना नहीं है फ़लस्तीनी के पास, मतलब ऐसा नहीं है कि फ़लस्तीनियों में इतना शऊर ना कि वो ख़ुद हुकूमत ना चला सके। तो इस जो टेक्नोक्रेट्स कमेटी है उसकी सरबराही अली शाह कर रहे हैं, जो महमूद अब्बास वाली फ़लस्तीनी अथॉरिटी PA फ़तह पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। और उनके ये शायद डिप्टी कोई वज़ीर रह चुके हैं, मुझे अभी तमाम मालूमात इस हवाले से पता नहीं है। तो इसका ऐलान हुआ है, बोर्ड ऑफ पीस का भी ऐलान हुआ है और उसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे, एक वीडियो रिपोर्ट उसके बारे में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये एक आध दिन में बता दें। दोस्तों, कुछ पाकिस्तान के हालात के बारे में बात करते हैं। तो एक बड़ा सानिया जो है रोनुमा हो चुका है। पाकिस्तान के अजीम और बड़े शहर, पाकिस्तान के साबिक दारुल हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी सूबे सिंध के दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की गुल प्लाजा मार्केट में एक बड़ा सानिया रोनुमा हुआ। और कराची की गुल प्लाजा मार्केट में हफ्ते की शाम 10:15 बजे आग लगी। आग लगने के 10:20 पर आग की इत्तला मिली और उसके बाद 1.5 घंटे बाद या कुछ इत्तलात के मुताबिक 1:22 पर फायर फाइटर्स की टीम पहुंची। यानी 10:20 पर अगर आग लगने की इत्तला मिली तो ये 1:30 बजे 1:22 से 1:30 बजे के दरमियान पहले 10 फायर फाइटर्स या फायर टेंडर्स कह सकते हैं कि पहुँचे। दोस्तों, हुकूमती गफलत और इस ताख़ीर का ये नुकसान हुआ कि आग पूरे गुल प्लाजा मार्केट को अपनी लपेट में ले गई। ज़राए के मुताबिक जो कुछ खुफिया इत्तलात हैं, यानी कुछ इत्तलात हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक गुल प्लाजा मार्केट के बेसमेंट में, यानी गुल प्लाजा मार्केट का जो तय खाना होता है, यानी किसी भी इमारत में जो तय खाना होता है, यानी जो ज़ेरे ज़मीन फ्लोर बना होता है, उसमें आग लगी। मुमकिन तौर पर आग या तो शॉर्ट सर्किट से लगी या तो बिजली के 2 फेस एक साथ आने से ये आग लगी, मुमकिन तौर पर ये बताया जा रहा है। आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है, लेकिन अब भी इमारत के कुछ हिस्सों में आग मौजूद है, यानी अभी मुकम्मल आग बुझी नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमारत का तकरीबन हिस्सा मुनहदिम हो चुका है और अभी इमारत का तकरीबन हिस्सा मुनहदिम हो चुका है और आग मुकम्मल तौर पर बुझी नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन महदूद पैमाने पर चलाया गया है, जिससे तकरीबन 20 के करीब लाशें मिली हैं। 20 अब तक लाशें मिली चुकी हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो वो लाशें नहीं हैं, बल्कि बाक़ियात हैं, लोगों की बाक़ियात, यानी जिस्म के आज़ा। क्योंकि आग इतनी ख़तरनाक लगी थी और इतनी देर तक लगी थी कि इमारत में जो लोग फंसे थे उनकी लाशें गल चुकी हैं और 20 के करीब जो लोग हैं उनके आज़ा मिले हैं। और बताया जा रहा है कि 38 से ज़ायद, कुछ लोग 22 बता रहे हैं, लेकिन करेक्ट तादाद के मुताबिक कि 38 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं अब तक की सूरत हाल के मुताबिक। और 60 से 97 लोगों के दरमियान, यानी 60 से 97
60 से 97 लोगों के दरमियान। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इनका अंदाज़ा है कि ये गुल प्लाजा मार्केट में अभी भी फंसे हैं, जो कि इमारत गिरने या आग की वजह से या तो जान की बाजी हार चुके हैं, और अगर अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी माफ़ कीजिएगा, अगर अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी लिखी हो तो फिर कुछ नहीं कह सकते, वरना वो मारे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस इमारत में 1250 से ज़्यादा दुकानें थी। इमारत 1995 में तामीर शुदा थी। 1995 में जब ये इमारत बनी तो इब्तदाई तौर पर बेसमेंट, इमारत का फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर तैयार हुआ था, और 2003 के दौरान मुख्तलिफ औकात में मज़ीद 3 फ्लोर तामीर हुए थे। इब्तदाई तौर पर मार्केट में 2010 तक 500 दुकानें थी, लेकिन फिर इसकी तादाद बढ़ाकर 1250 कर दी गई थी। मार्केट में हर किस्म का सामान मौजूद था, और आग लगने की बुनियादी वजहों में ये था कि मार्केट में बड़ी तादाद में प्लास्टिक और लकड़ी की मेज़ें और लोहा और ऐसा सामान मौजूद था, कारपेट वगैरह और रुआ वगैरह ऐसा सामान मौजूद था जो कि आग लगने की सूरत में आग में बम का काम करता है या पेट्रोल और डीजल का काम करता है। ऐसे सामान मौजूद था, लकड़ी वगैरह, केमिकल्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि आग बेसमेंट में लगी थी, किसी दुकान में नहीं लगी थी। अगर दुकान में लगती तो शायद पता भी चल जाता। बेसमेंट में लगी थी। बेसमेंट में ज़्यादातर केमिकल्स थे, केमिकल्स, लकड़ी और दीगर सामान जिसको आप स्टोर कह सकते हैं, वहाँ आग लगी थी, और मुमकिन तौर पर बिजली के 2 फेज साथ आने से ये आग लगी थी। ज़राए के हवाले से ये बताया जा रहा है। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सबके साथ मेहरबानी करे, सबके साथ खैर का मामला फरमाए, अल्लाह ताला सबको रहम करे सबके साथ, और अल्लाह ताला सबको जिनका माली नुकसान हुआ अल्लाह ताला उनका दुनिया में और आखिरत में दोनों जगहों पर बेहतरीन नेमल बदल दे, और जिनका जानी नुकसान हुआ उनका दुनिया में तो नेमल बदल नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। अल्लाह ताला आखिरत में उनको ज़्यादा से ज़्यादा अजर दे। जो शहीद हुए हैं इस आग में, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और अल्लाह ताला वतन अजीज़ की खैर फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब के साथ खैर का मामला फरमाए। आमीन बिजान नबी आमीन। दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान और अमेरिका में सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। ईरान और अमेरिका में सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। अमेरिका का ईरान पर हमला टला तो क्या था, रुका था, क्योंकि अमेरिका बड़ी तादाद में फौजी मूवमेंट कर रहा है। रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजेस ये बताती हैं कि अमेरिका का जहाज़ यानी एयरक्राफ्ट करियर इब्राहम्स ब्लिंकन्स, बहुत बड़ा नाम है, मुझे याद भी नहीं होता, इब्राहम ब्लिंकन्स नाम है इसका, जो इसको जिस नाम से पुकारा जाता है, वो साउथ चाइना सी से यानी चाइना के समंदरों से स्ट्रेट ऑफ मलाका पहुंच चुका है, जो कि मशरक़ी ईरानी साहिलों से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर है, और ये मगरबी ईरान के आमनाए हुर्मस की तरफ बढ़ रहा है, यानी ईरान के जो समंदरी हुदूद है उनके करीब बढ़ रहा है। ज़राए के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट करियर यानी इब्राहम ब्लिंकन्स अमेरिका की चलती फिरती एयरबेस है। यानी एक एयरबेस वो होती है जो कि किसी जगह पर बनी होती है, लेकिन ये है चलती फिरती एयरबेस। ये है चलती फिरती एयरबेस, और ये समंदर में पानियों में एक हवाई जहाज़ की तरह लगती है, लेकिन ये चलती फिरती है, और इस पर यह 300 से 350 जंगी जहाज़ चल सकते हैं। और ये एक जगह से एयरबेस, ये मतलब जैसे अगर ये स्ट्रेट ऑफ मलाका से हमला करे और फिर ये आमनाए हुर्मस या साउथ चाइना सी की तरफ भाग जाए, तो इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये चलती फिरती है और ये अपनी जगह लोकेशन तब्दील कर सकती है। एक हवाई जहाज़ की तरह ये एक बड़ी एयरबेस है जो कि हवाई जहाज़ की तरह फैली हुई है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के अपनी एयरबेस पर हमलों से बचने के लिए कतर में अल उदैद एयरबेस, जो कि मशरिक़ वस्ता में यानी मिडिल ईस्ट में, ईस्टर्न एशिया और साउथ एशिया में या साउथ चाइना सी तक के रीजन में अमेरिका की सबसे बड़ी एयरबेस कहलाई जाती है अल उदैद एयरबेस, जो कि कतरी दारुल-हुकूमत दोहा के ठीक और सटीक 10.5 किलोमीटर मशरिक में मौजूद है। इसको अमेरिका ने खाली करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान इस अमेरिकी एयरबेस पर भी हमला कर सकता है।
ये याद रहे कि अमेरिका ने ये एयरबेस कतर से किराए पर ली हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका ने इराक की ऐन अल असद एयरबेस अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस समझी जाती है, लेकिन अभी ईरान पर होने वाले हमले के बाद रद्द अमल के खौफ से ये एयरबेस भी मुकम्मल तौर पर खाली कर दी है और इस एयरबेस का अमला भी इराक से निकाल लिया गया है। और सऊदीया में जो अमेरिका ने एयरबेस ली थी सऊदी हुकूमत से पुराने वक्तों में, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, वो भी ईरानी हमलों के बाइस खाली कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से कल रात 15 से ज़्यादा F-15 तैयारे और 20 से 25 से ज़ायद बॉम्बर्स और बहुत बड़ी तादाद में कार्गो तैयारे मशरिक़ वस्ता की तरफ पहुँचे हैं और ये इसराइल की 93 एयरबेस पर लैंड हुए हैं। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ खुफिया रिपोर्ट्स, कुछ इंटेलिजेंस इत्तलात, कुछ तज्जियात, कुछ एनालिसिस के मुताबिक ईरान पर हमला इस हफ्ते या 31 जनवरी से पहले हो सकता है। हमला तो देखिए नहीं टलने वाला, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि हम हमला नहीं कर रहे। अगर आप हमला नहीं कर रहे तो आप अरबों खरबों के मिलिट्री एसेट्स मशरिक़ वस्ता क्यों मुंतकिल कर रहे हैं? ऐसे फजूल में अमेरिका और इसराइल ने अपनी फ़िज़ाई हदूद, एयर स्पेस क्यों बंद कर रखी है? अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, नेटो, G7, कतर, कनाडा, इसराइल और दीगर एयरलाइंस, यूनान, ग्रीस, ये एयरलाइंस ईरानी फ़िज़ाई हदूद से क्यों नहीं गुजर रही हैं? ये भी सवालिया निशान है। अमेरिका की मिलिट्री मूवमेंट्स इतनी क्यों हो रही हैं? ये भी सवालिया निशान है। अगर अमेरिका हमला नहीं कर रहा तो फिर अमेरिका को ईरान से हमले का क्यों डर है, जो अपने फ़ौजी अड्डे और अपने सिफारत खाने खाली कर रहा है? और अगर अमेरिका को हमला नहीं करना तो ईरान को धमकियाँ क्यों दी जा रही हैं? ये भी एक सवालिया निशान है। दूसरी तरफ दोस्तों, मेरा और कुछ और जर्नलिस्ट का भी मानना है, यानी वो जर्नलिस्ट जो कि 2020-22 से काम कर रहे हैं, नाम नहीं लेता मैं किसी वजह से, कुछ वजूहत भी होती हैं, तो 5 से 6 जर्नलिस्ट का ये कहना है कि अमेरिका सिर्फ वक्त ले रहा है ईरान में जंग छेड़ने के लिए या हमले के लिए, क्योंकि वो अपने ताकि मिलिट्री एसेट्स, अपने जंगी हथियारों, अपने मिसाइलों, अपने ड्रोनों, अपने बॉम्बर्स, अपने जहाज़ को ताकि रीपोजिशन कर सके। दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान और अमेरिका में हालात तब कशीदा हुए जब इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने ईरानी सरकारी टेलीविज़न न्यूज़ को कल रात 9:30 बजे हैक कर लिया। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। ईरानी सरकारी मीडिया, ईरानी प्रेस टीवी, IRIB नेचुरल ब्रॉडकास्टर, इसको इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने हैक किया और ना सिर्फ ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी IRIB को न सिर्फ ईरानी सरकारी टेलीविज़न न्यूज़ चैनल IRIB को हैक किया गया, बल्कि ईरान के दीगर न्यूज़ चैनल्स को भी हैक कर लिया गया है। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है। 10 मिनट तक हैक किया गया और उस हैक करने में ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ी का मवाद चलाया गया। अब तक के लिए इतना ही। जब तक सलामत रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।